हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप 4GRS। तो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं और मेरी टीम आपको कराते हैं कॉमर्स यूजीसी नेट की तैयारी, जो कि रिलेटेड होगी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी और सेट एग्जाम को लेकर के भी, और कॉमर्स रिगार्डिंग जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सबसे हमारी ये जो क्लासेस हैं वो रिलेवेंट होने वाली हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझा था। आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि हमारे एनटीए ने एग्जामिनेशन फॉर्म इशू कर दिए हैं, जारी हो गए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना, तो आप जल्द से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो आने वाले फर्दर एग्जाम में। एंड अब ये टाइम ऐसा है कि जहां पर आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से एक महीने 10 दिन के आसपास आपके पास समय है। तो जितना भी आप चाहते हैं कि मतलब अपनी तैयारी को और मजबूत हो, तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लास हो आपके लिए, तो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास लाती रहूंगी। नहीं तो मेरा आगे का प्लान ये होने वाला है कि मैं आपको फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूं। ठीक है। तो अगर आपको पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं, जो कि मैं अपने ईयर वाइज करूंगी, 2025 जो दिसंबर से अभी पेपर हुआ है वहां से स्टार्ट करूंगी, या आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लास भी आए, तो आप दोनों के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए या फिर आपको पीवाई क्लास चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होगी, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि अगर अगर हम पीवाई क्यू के बेस से अगर हम कॉन्सेप्ट करेंगे, पीवाई क्यू बेस पर अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे, प्लस अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। लेकिन आप अब मुझे बता देना कि आपको किस चीज की नीड है, क्योंकि इस टाइम जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके लिए डेली 2 टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है जी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमने। तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है 2 बार। पेपर 1 की भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कराते हैं हम, एंड पेपर 2 की भी 2 टाइम्स होती है। ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीवाई क्यू प्लस एमसीक्यू प्लस आपको एपी के भी पीवाई क्यू सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, और आपके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप चाहते हो कि आप अपनी तैयारी को एक कदम और आगे करना चाहते हैं अलग बच्चों से, तो आप जरूर से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पीवाई सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हम उसको समझते हुए चलते हैं। तो अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा था, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा कैश बेसिस पे होता था। क्या जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता था वो हमारा किस पे होता था? कैश बेसिस पे होता था। तो हम उसमें बस सिर्फ कैश की बात करते थे कि कैश कहाँ आया और कितना बचा और कहाँ कहाँ वो गया। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम देखते थे कि कैश कहाँ से हमारे पास आ रहा है, हमारे पास से कैश कहाँ जा रहा है। ठीक है। लेकिन फंड फ्लो समझने के लिए पहले तो सबसे पहले कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कैश फ्लो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो हमारा आधा तो फंड फ्लो आधे से ज्यादा हमारा वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर दो चीजें यूज करते हैं कि पैसा आया किधर से। तो जब जहां पर इनफ्लो की बात होती है तो फंड फ्लो में वहां पे उसको बोलते हैं सोर्सेज। क्या बोलते हैं जी? सोर्सेज बोलते हैं। वहीं अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो फंड फ्लो में उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। तो हम जो फंड फ्लो में बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि हमारे पैसों के सोर्सेज कहाँ से है, कि पैसा हमारे पास आ कहाँ कहाँ से रहा है, और प्लस उसका यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर मैं कैश फ्लो की बात करती हूँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा मैंडेटरी होता है बनाना जी। क्या होता है? मैंडेटरी होता है। ठीक है। और वो भी उनको बनाना पड़ता है जिसकी टर्नओवर, एक साल की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो उस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं? अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। वहीं अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं, तो फंड फ्लो जो होता है वो मेरा लॉन्ग टर्म, क्या जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए बनाया जाता है। ये मैंडेटरी नहीं होता है, कंपनी की अपनी इच्छा होती है कि वो बनाए या ना बनाए। ठीक है। तो उसकी अपनी इच्छा होती है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्स से रिलेट करता है। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो वो हमारा इसका जो मेन पॉइंट जो होता है, जो क्यों किसके आधार पर बनाया जाता है, ये वर्किंग कैपिटल के आधार पर बनाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को। ठीक है।
तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, और इसी वर्किंग कैपिटल के आधार पर हम क्या बनाते हैं, अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम फर्दर आगे के क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो बोला है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द रिसोर्सेज फ्रॉम which funds are obtained and the uses to which fund are put। कि हम जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम ये इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो पैसा है वो किन किन सोर्सेज से आ रहा है और कहाँ कहाँ हम उसको खर्च कर रहे हैं। बाय फंड जनरली मींस वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर फंड का मतलब क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। दस अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ टेक्निकल डिवाइस to explain how the working capital position of an enterprise changes over a period। कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल की जो पोजीशन है वो ओवर द पीरियड कैसे चेंज होती है, वो हमारा कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ये किन्हीं भी दो बैलेंस शीट के डिफरेंस के द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। इट रिवील्स द अमाउंट ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय द फर्म इंटरनली अलोंग विद द अमाउंट ऑफ फंड्स रेज्ड फ्रॉम वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज। कि ये बोलता है कि जो आप फर्म के इंटरनली, मतलब जो फर्म के, जैसे कि आप सेल्स कर रहे हैं ना, सेल्स से तो इंटरनली फंड जनरेट होता है, या फिर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आप कहाँ से ले सकते हैं फंड्स को, या तो आप किसी से बोरो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किसी से डिवेंचर इशू कर सकते हैं, किसी को शेयर इशू कर सकते हैं ना, शेयर इशू कर सकते हैं किसी को। तो इन सब के द्वारा आप एक्सटर्नली फंड जनरेट करते हैं, इंटरनली आप सेल्स के द्वारा फंड जनरेट करते हैं। तो ये यही बताता है कि आपने अमाउंट ऑफ फंड रेज, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड देयर वेरियस यूजेस ड्यूरिंग द ईयर। और एक साल में आपने इतने सारे सोर्सेज को आपने कहाँ कहाँ यूज किया है। तो ये सारे हमारा कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। बेसिकली एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है क्योंकि इसमें हम वर्किंग कैपिटल को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ओवर सम टाइम। मतलब कुछ समय में हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या इंक्रीमेंट आया या फिर क्या डिक्रीमेंट आया, वो सारी चीजें कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन that summarizes the period covered by it, the change in the financial position including the source from which funds were obtained by the enterprise and the specific uses to which such funds are applied। कि आपके वो वाले सोर्सेज जहां से आप फंड को कमा रहे हैं, और आपके वो वाले सोर्सेज जहां पर आप फंड को यूज कर रहे हैं, मतलब उसको अप्लाइड कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को लगा करके उनके डिफरेंस को कौन बताता है, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो फंड का मतलब क्या कैश से है यहाँ पे, जी बिल्कुल भी नहीं। कैश तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बात करते थे, लेकिन यहाँ पर कैश से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। इट इज जनरली यूज टू डिनोट द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और इसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधी सी बात करूं कि यहाँ पर फंड का जो मतलब होगा, अगर मैं ये कह दूं फंड मतलब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो मैं फर्म को क्या कहती हूँ, वर्किंग कैपिटल, या फिर फर्म मेरा वो होगा जो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद मेरा बचता है, ठीक है। द टर्म फ्लो का मतलब क्या होगा, कि फ्लो ये है कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कहाँ आ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा फ्लो क्या हो रहा था, कि कैश आउटफ्लो हो रहा था या इनफ्लो हो रहा था। यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। या तो वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही होगी, या फिर वर्किंग कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन है। फिर बोलते हैं मीनिंग ऑफ फंड। मीनिंग ऑफ फंड का हम समझ ही गए कि ये क्या है, कि हमारे वो फंड फ्लो एनालिसिस एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग है जो क्या करता है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को दिखाता है। फ्लो फंड कहाँ से होगा, अगर मैं बात करूं इंक्रीज और डिक्रीज की वर्किंग कैपिटल की, तो ये क्या होगा कि ये वो अमाउंट होगी जो हमारी ट्रांजेक्शन से हमारे करंट अकाउंट को क्या कर रही होगी, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के थ्रू इफेक्ट कर रही होगी। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में मैं अपनी चार चीज लेती हूँ, क्या लेती हूँ, कि फंड फ्लो मेरा कहाँ होगा। देखो इधर आ जाता है मेरा करंट असेट्स, क्या आ जाता है, करंट असेट्स, ठीक है। फिर मैं इधर लिख लेती हूँ करंट लायबिलिटीज, क्या लिख लेती हूँ, करंट लायबिलिटीज। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब कहाँ पे होगा। इधर लिख लेती हूँ मैं नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और इधर लिख लेती हूँ अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब फंड्स कहाँ पे, हमारा फंड फ्लो कहाँ पर होगा, तो हमारे लिए चार चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने कोई चीज करंट असेट्स को ही और करंट लायबिलिटीज में ही कन्वर्ट कर दिया, तो क्या मेरा फंड फ्लो होगा, क्या मेरा फंड फ्लो होगा, तो आंसर इज नो, मेरा फंड फ्लो नहीं होगा। अगर मैं नॉन करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए यूज कर लूं, तो भी क्या मेरा फंड फ्लो होगा, तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होगा।
अगर मेरा करंट असेट्स का नॉन करंट असेट्स के लिए यूज होता है या करंट असेट्स में नॉन करंट असेट्स से कोई चेंजमेंट हो रहा है इधर से, तो मेरा फंड फ्लो होगा, तो मेरा फंड फ्लो होगा। ठीक है, अगर मेरा करंट असेट से मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए कोई चेंज कर रही हूँ तो भी मेरा फंड फ्लो होगा, मतलब राइट का मतलब समझ लो कि फंड फ्लो होगा। ठीक है, अगर मेरा करंट लाइबिलिटीज का नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए हो रहा है तो भी मेरा फंड फ्लो होगा, और अगर करंट लाइबिलिटीज का नॉन करंट असेट्स के लिए भी हो रहा है तो भी मेरा फंड फ्लो होगा। तो आंसर ये होगा कि अगर सेम नेचर में सेम ही जगह दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंजमेंट हो रहा है, तो वहां पे मेरा फंड फ्लो बिल्कुल ही नहीं होगा। या फिर मेरा नॉन करंट असेट से नॉन करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो भी मेरा फंड फ्लो नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक चीज करंट होनी चाहिए और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नॉन करंट होनी चाहिए, तभी मैं फंड का फ्लो मानूंगी, तभी मैं फंड फ्लो मानूंगी। अब वो इंक्रीज और डिक्रीज हम बाद में देखेंगे कि फंड फ्लो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर करंट और नॉन करंट की बात होगी, जब दो चीजें ये वाली दोनों नेचर हमारे इफेक्ट होंगे तभी हमारा फंड फ्लो होगा, अदरवाइज मेरा फंड फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि बोल रहा है कि द अदर अकाउंट इज एन नॉन करंट अकाउंट, फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म। अगर करंट लाइबिलिटीज या करंट असेट्स ये दोनों अगर नॉन करंट से मैच कर रहे हैं तो फंड फ्लो होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हेन अ चेंज इन अ नॉन करंट अकाउंट इज फॉलोड बाय अ चेंज इन अनदर नॉन करंट अकाउंट, अगर नॉन करंट का नॉन करंट में हो रहा है तो वहां पर भी कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा। देखो ये लिखा हुआ ना लाइन कि अमाउंट टू अ चेंज इन द fund flow statement, when a change in the current account result in a change in the other current account, तो वहां पर भी करंट से करंट में भी कोई भी फंड फ्लो हमारा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सब इसका हिंदी वर्जन है, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी का पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करने के बाद। ठीक है, फिर देखो मैंने ये चार्ट के द्वारा भी समझाया है इसको कि अगर मेरा, एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे पेन दिखाई नहीं देगा। देखो अगर मेरा नॉन करंट अकाउंट है और वो अगर मेरा करंट अकाउंट में कोई चेंजमेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे फिक्स असेट्स का कोई करंट असेट्स है या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का कोई करंट लाइबिलिटीज से ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो मेरा क्या होगा, इससे मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल होगा और मेरा फंड फ्लो भी होगा। वहीं अगर मेरा करंट से करंट या फिर नॉन करंट से नॉन करंट में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहां पर मेरा कोई भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस नहीं होगा और कोई भी मेरा फंड फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजेक्शन दैट ट्रांजेक्शन फ्लो ओनली व्हेन इट इज लिंक करंट टू नॉन करंट, अगर वो करंट से नॉन करंट में ही अगर जा रही है कोई ट्रांजेक्शन तभी हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होगा, अदरवाइज हमारा कोई वर्किंग कैपिटल में चेंजेस नहीं होगा। तो आई होप फंड फ्लो का यही सबसे मेन कोर कॉन्सेप्ट होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो अगर किसी को ये नहीं पता हो कि मतलब करंट लाइबिलिटी नॉन करंट अकाउंट कौन से होते हैं और करंट अकाउंट कौन से होते हैं, तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन से आते हैं, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया हमारा, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट का कोई प्रॉफिट हो गया, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गई, ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, वहीं अगर मैं नॉन करंट असेट्स की बात करूँ तो देखो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीमियरी एक्सपेंसेस। ठीक है, वहीं अगर मैं करंट लाइबिलिटीज की बात करूँ तो मेरे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इनकम टैक्स कोई ड्यू है मेरा, या फिर डिविडेंड पेबल है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन, तो ये विद इन जो 1 ईयर के अंदर होंगे वो मेरे कौन से होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती है। वहीं करंट असेट्स की बात करूँ तो डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, स्टॉक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, या कैश इन हैंड और बैंक हो गया, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये मेरे करंट असेट्स हो जाते हैं। तो वैसे तो फर्दर ये आपको जब नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि अब जो मैंने अभी दो चीजें बताई थी कि एक तो होता है हमारे यहाँ पे सोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड, और एक होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो अगर अभी आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो एप्लीकेशन मतलब एक तरीके से समझ लो आउटफ्लो, क्या जी, आउटफ्लो कि पैसा यूज कहाँ हो रहा है, जा कहाँ कहाँ रहा है। और सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता था मेरा इनफ्लो, मान सकती हूँ मैं कि पैसा मेरा आ कहाँ कहाँ से रहा है। अगर वो वाली टर्म क्लियर है तो ये आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो यू हैव लर्न दैट फंड्स represent that portion of a current assets which is not financed by current liabilities but is financed from long term और non current sources, कि ऐसी current assets जो हमारी current liabilities से फाइनेंस नहीं है लेकिन वो long term या फिर non current सोर्स से फाइनेंस है। यू हैव ऑल्सो लर्न that as and when a changes take place in current
items resulting from a change in non-current items, the net working capital will be affected। कि अभी हम ये सब पढ़कर आए कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारी तभी इफेक्ट होगी जब किसी करंट वाली चीज का नॉन करंट वाली चीज से कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी या उससे उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा। अदरवाइज मेरी कोई भी वर्किंग कैपिटल अगर करंट टू करंट हो रही है, नॉन करंट टू नॉन करंट हो रही है, तो कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ओनली नॉन करंट assets and liabilities alone will act as a source of an application and uses of fund। बोल रहा है कि अगर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसमें, नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज में, तो वो कहाँ होगा हमारा, किसमें आएगा, सोर्स या फिर एप्लीकेशन यूजेस ऑफ फंड में आएगा। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है मैंने समझाया आपको सोर्स ऑफ फंड होता है, एक हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो सोर्स ऑफ फंड में है कि पैसा फंड आ कहाँ से रहा है, क्या है जी, फंड आपका आ कहाँ से रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कहा होगा कि पैसा आपका यूज कहाँ हो रहा है, मतलब आपका पैसा जा कहाँ पर भी रहा है। तो वो सारी चीजें हमारी आती हैं सोर्सेज और एप्लीकेशन में आती हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सोर्सेज के। तो देखो, या तो ओनर का पैसा होता है या फिर आउटसाइडर का पैसा होता है। हमारे फंड में यही तो लगता है, या तो ओनर का पैसा हो रहा है या फिर आउटसाइडर का पैसा हो रहा है। द सोर्सेज ऑफ फंड कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं, देखो एक्सटर्नल में क्या, आप कहीं से कैपिटल ले सकते हैं, आपने किसी से उधारी ले सकती है, या फिर आपने कहीं सेल करी है, फिक्स असेट्स किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किसी ने आपके पास किया है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज है। क्या है ये, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। और भी एक्सटर्नल कौन से जी, एक्सटर्नल सोर्सेज है हमारे। ठीक है, कि बाहर से जहां से हमारे पास सोर्सेज पैसा आता है। और इंटरनली कहाँ से आता है, तो इंटरनली आपने कोई सर्विस दी है, या आपने गुड बेचे हैं, या आपके कोई प्रॉफिट है, ये सारे आपके कहाँ से होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं। इंटरनली आप कहीं और से भी पैसा कमाते हैं क्या, तो इंटरनली तो हम और कहीं से पैसे कमाते नहीं है, जो हमारी डे टू डे रूटीन का जो हमारा बिजनेस है उसी से कमाएंगे। तो आप कहीं से या तो सेल्स रिवेन्यू करेंगे, या गुड सोल्ड बेचेंगे, या फिर कोई आप सर्विस दे रहे हैं तो उससे आपके पैसा आता है इंटरनल सोर्सेज से। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो आपने कहीं फिक्स असेट परचेज कर ली, परचेज करिए, तो आपके पास से बताओ सोर्स होगा या एप्लीकेशन होगी, बताओ, सोर्स होगा या फिर एप्लीकेशन होगी। ऑब्वियसली एप्लीकेशन होगी, क्योंकि वहां पर आपका फंड क्या हो रहा है, आपका फंड वहां पर भी जा रहा है। फिर आपका कोई करंट असेट्स में आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई अपनी छोटी, मान लो आपने कहीं स्टॉक परचेज कर लिया है ना, या आपके डेटर आ गए हैं, तो ये सब हमारा क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट ऑल फंड रेज थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर नॉट नेसेसरी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल द इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। कि जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स हैं, जरूरी नहीं है कि अब वो आपके नेट वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करें। जैसे कि ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस मनी में बी यूटिलाइज फॉर परचेजिंग द फिक्स असेट्स। की कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का जो भी पैसा होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि हम फिक्स असेट्स परचेज कर सकते हैं उससे, या हम किसी का रिडेम्पशन कर सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं, किसी को डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर हम किसी का लॉस भी उससे कवर कर सकते हैं। और जब इन सब करने के बाद जो भी हमारे पास पैसा बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल में यूज करते हैं, डे टू डे रूटीन के लिए पैसा उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या, कहाँ कहाँ हमारी एप्लीकेशन हो जाती है, देखो हमारा क्या, परचेज कर सकते हैं, हम परचेज करेंगे तो सीधा सा हमारे पास से फंड जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। रिडम्पशन कर दिया हमने प्रीफरेंस का, डिवेंचर का, मतलब हमने अपने प्रीफरेंस शेयर बिल्कुल खत्म कर दिया, अपने रिडम्पशन कर दिया हमने डिवेंचर्स का, तो हमारे पास पैसा चला जाएगा। रिपेमेंट हमने कर दिया लॉन्ग टर्म लोन्स का, तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। पेमेंट कर दिया हमने डिविडेंड की, तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। या फिर हमने कोई लॉसेस वगैरह को हमने कवर करने की कोशिश की है, तो वहां पर भी हमारे पास पैसा जाएगा। और अगर मेरी इंक्रीज हो गई वर्किंग कैपिटल, क्या जी, अगर मेरी इंक्रीज हो गई वर्किंग कैपिटल, तो भी हमारे पास से पैसा चला जाएगा। तो इंक्रीज कैसे होगी वर्किंग कैपिटल, मुझे जरा समझाएंगे आप। तो वर्किंग कैपिटल में मैंने माना कि मेरे पास क्या होगा कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर मेरी करंट असेट्स बढ़ती है तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, बढ़ती है। देखो मैं इनका वर्किंग कैपिटल में और करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में थोड़ा रिलेशन समझा देती हूँ आपको, कि अगर मेरी करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या डिक्रीज होगी, बताइए। अगर मैंने माना कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो थे मेरे, किसके, करंट असेट्स के, और करंट लाइबिलिटीज थी मेरे पास 50,000 रुपए, और मैंने कहा कि अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज घट गई तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होगी। मान लो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरी असेट्स भी कम हो गई, तो यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 50,000।
तो जो रेशियो मेरा 1:2 का बैठ रहा था, वो मेरा कितना बैठेगा, ज्यादा बैठ जाएगा। तो मेरा अगर करंट लाइबिलिटीज अगर मेरी घट जाती है तो मेरी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर मेरी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही मेरी कम होती है तो भी मेरे को इफेक्ट इसका देखना पड़ेगा। तो ये हम फर्दर आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमें बताती है कि हमें क्या, क्यों हम बनाते हैं ना, तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें डायरेक्शन दे पाए कि हमें अपनी नेटवर्किंग कैपिटल में किस डायरेक्शन में हमें चेंजेस करने हैं, हमें पोजीशन कौन सी लेनी है। दैट टू प्लेस ड्यूरिंग द टू बैलेंस शीट डेट्स, कि दो बैलेंस शीट में हमारा जो फंड था वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो इस चीज के लिए हम क्या बनाते हैं, हमने एफएफएस बनाते हैं, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बेसिक चेंज इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, असेट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, मतलब बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल फंड की पोजीशन क्या है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी दो पार्ट में बनती है। कितने पार्ट में बनती है, दो पार्ट में। पहला पार्ट तो होता है हमारा कि चेंजेस वर्किंग कैपिटल। देखो ये रहा गया रूल्स क्या है कि अगर हमारी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको लिख लेना, अगर करंट असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और इसके अगर आप शॉर्ट नोट बनाओ तो बहुत अच्छा होगा कि शॉर्ट नोट बनाने से हमें क्या होता है ना कि अगर हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देते हैं एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए। अगर मेरी डिक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मेरी इंक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटीज तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज घट रही है तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की जरूरत है। एक चैप्टर पढ़ते हैं हम रेशियो अकाउंट, इसमें अगर आगे मेरे को लगेगा तो मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए रेशियो की क्लासेस भी लेकर आऊंगी। तो उसमें हम वर्किंग कैपिटल, उसमें करंट रेशियो और करंट लाइबिलिटीज निकालते हैं, करंट रेशियो और फर्दर बहुत सारे रेशियो निकालते हैं, तो उसमें भी ये चीज यूज होती है ना, तो वहां पर भी ये चीज काम आएगी। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, रूल ऑफ प्रिपरेशन द शेड्यूल, तो ये वाली आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा, पहला तो हम देखते हैं कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या क्या है। दूसरा हम देखते हैं फिर हमारे पास सोर्सेज क्या क्या थे और हमारी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हुई है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जहां से भी आ रहा है, तो उसको वो सारे हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। और जहां भी हम उस पैसे को यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। तो इन दो तरीके से हम फिर वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में भी देखते हैं। तो जो भी इन दोनों पार्ट का डिफरेंस होगा, सोर्स और यूज का, वो नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। द अमाउंट ऑफ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज आर शोन इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट शोन वाया शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कि जो भी हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की जो अकाउंट में जो अमाउंट आएगी, जो भी अमाउंट आएगी, वो हमारी सोर्सेज और एप्लीकेशन वाली उसमें भी क्या आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि बस इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली थी। कि पहली जो थी कि जो करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज का जो चेंज था, नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज का जो चेंज था, तो फंड फ्लो होगा कहाँ का, करंट टू करंट नहीं होगा, नॉन करंट टू नॉन करंट नहीं होगा, करंट से नॉन करंट हो जाएगा, नॉन करंट से करंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के देखने की, अगर वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके उल्टा, अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फर्दर आगे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं करवा रही हूँ साथ के साथ ही, वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि एग्जाम पास में है तो इस वाले टॉपिक को आज ही खत्म करते हैं। तो इसमें मेरे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों है फंड फ्लो स्टेटमेंट के, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम साथ साथ कर लेंगे तो हमारे फर्दर ये आगे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड फंड फ्लो एनालिसिस, कि फंड फ्लो एनालिसिस को सबसे बेस्ट तरीके से डिफाइन क्या करता है। तो क्या हम इसमें कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट को देखते हैं, या हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट को देखते हैं, या फिर एनालाइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करते हैं, या फिर हम इसमें फिक्स असेट्स परचेज के लिए पढ़ते हैं। तो हमारी बेसिकली जो फंड फ्लो एनालिसिस होता है वो किस चीज के लिए बनाया जाता है। तो अगर आपने भी मेरी पुरानी पूरा जो भी मैंने अभी तक बोला है वो अच्छी तरीके से सुना होगा, तो जो हम क्या करते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल को चेंजेस देखते हैं, वो भी टू बैलेंस शीट में। किसमें देखते हैं जी हम, टू बैलेंस शीट में हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ कहाँ चेंज हुई है, कितना सोर्सेज हुआ है, कितना यूजेस हुआ है, उन सबको हम किसमें पढ़ते हैं, आपने फंड फ्लो एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, नहीं जी। क्या हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड देखते हैं, अच्छा जी देखते हैं।
फिर क्या हम इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं या फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं? तो ना ही तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ना ही हम इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं, हम किस में देखते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं, ठीक है। और हम क्या देखते हैं इसमें? वर्किंग कैपिटल में चेंजेस देखते हैं और हम सोर्सेज और एप्लीकेशन एंड फंड को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल को कौन सा आइटम अफेक्ट नहीं करता है? वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट अब कौन करेगा? अब ये बताओ, वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट वही तो करेगा जहां पर एक बार करंट में और एक बार नॉन करंट में हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हो। देखो हमने परचेज करी है फिक्स असेट्स, ठीक है। ठीक है जी, तो एक तरफ तो हमारी असेट बढ़ जाएगी, एक तरफ तो हमारी असेट बढ़ जाएगी, नो कि हमारा क्या है? नॉन करंट असेट्स है, किसका पार्ट है? नॉन करंट असेट्स का। और दूसरी तरफ से हमारा क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो रहा है चेंजमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है नहीं करेगा, तो ये तो करेगा। फिर बोल रहा है इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से मेरा करंट असेट्स ही तो हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रिसीवेबल मतलब डेटर एक तरीके के, तो डेटर ही हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर मेरे पास कैश आएगा तो कैश भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कुछ। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स कर रहे हैं, तो एक तरफ कैश कम हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा क्या कम हो रहा है? लाइबिलिटीज कम हो रही है। क्या कम हो रही है? लाइबिलिटीज कम हो रही है। और क्रेडिटर्स भी मेरे करंट लाइबिलिटीज है और कैश भी मेरा करंट असेट्स है। तो यहाँ तो करंट टू करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर तो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर बोला इशू ऑफ शेयर कैपिटल, देखो एक तरफ मेरी नॉन करंट असेट्स है, क्या है जी? शेयर कैपिटल है, तो नॉन करंट है। एक तरफ तो मेरा नॉन करंट वाला पार्ट इफेक्ट होगा और एक तरफ मेरा करंट वाला पार्ट इफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एक तरफ मेरे पास पैसा आएगा, कैश आएगा, दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि करंट टू करंट ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई नॉन करंट की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। कार्यशील पूंजी को कौन प्रभावित नहीं करेगा? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, कैश हो रहा है हमारा। यहाँ पर भी हमारी करंट इंक्रीज इन मतलब हमारी करंट असेट्स बढ़ रही है। सॉरी 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 गाइस, यहाँ पर भी तो हमारी करंट बढ़ रही है ना। एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ। तो या यहाँ पर मेरे क्या होगा? परचेज करूंगी मैं फिक्स असेट्स को, तो यहाँ पर भी मेरे चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैश खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ मेरी वर्किंग कैपिटल होगी, यहाँ पर भी मेरी वर्किंग कैपिटल होगी, और यहाँ पे भी मेरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे, क्योंकि इशू शेयर कैपिटल को इशू करने से मेरी वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो बोल रहे हैं इन फंड फ्लो स्टेट एनालिसिस व्हाट डज अ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इंडिकेट, कि कार्यशील पूंजी में कमी को कौन दर्शाता है? तो फंड अगर जनरेट करूंगी तो मेरी कार्यशील की पूंजी कम होगी, फंड का अगर मैं यूज करूंगी तो मेरी कार्यशील पूंजी कम होगी, या नो चेंज इन फंड करूंगी तब मेरी कार्यशील पूंजी में कमी होगी, या इंक्रीज? देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज करने से तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज से है, ठीक है। फंड में कोई चेंज नहीं हुआ तो भी मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में देखती हूँ। बोल रहा है फंड हैव बीन यूज्ड, अगर आप फंड को यूज करोगे तो क्या आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी? नहीं जी, वर्किंग कैपिटल तो कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप फंड जनरेट करोगे, फंड अगर आप जनरेट कर रहे हो, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटीज भी क्या होती है? लाइबिलिटीज भी क्या होती है? बढ़ती हैं। और जहां आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा निधि प्रवाह विश्लेषण की एक सीमा है? निधि प्रवाह विश्लेषण मतलब फंड फ्लो एनालिसिस की क्या सीमा है? तो ये क्या डज नॉट कंसीडर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये तो इसकी कोई सीमा नहीं है। डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड कैश पोजिशन, देखते हैं इसको। बोल रहा है ओनली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फंड्स, क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स पे फोकस करता है? नहीं जी, ये तो लॉन्ग टर्म पे भी करता है, तो ये भी कोई इसकी सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। फिर बोल रहा है फिक्स असेट्स को एक्सक्लूड कर देता है? नहीं जी, ये भी नहीं करता। नॉन कैश ट्रांजेक्शन को डजन, ये कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये हाँ ये है, कैश पोजीशन को डिटेल से ये प्रोवाइड नहीं करता है। कैश पोजीशन को कौन डिटेल से प्रोवाइड करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश पोजीशन को सही से डिफाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निधि प्रवाह विश्लेषण में निधि का स्रोत है, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड कौन सा है? तो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो ये तो एप्लीकेशन हो गया ना जी, ये क्या है? तो एप्लीकेशन है। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, अच्छा इसको देखते हैं। परचेज कर रहे हो फिक्स असेट्स को, ये भी एप्लीकेशन है, यहाँ भी आपका पैसा यूज हो जाएगा। डिविडेंड पेड कर रहे हो तो ये भी एप्लीकेशन है। लेकिन मैम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो ये सोर्स कैसे? देखो ये सोर्स तो है, लेकिन सोर्स है क्यों? ये अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो ये मैंने बताया था कि ये मेरी एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। क्या है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जिसको मैं जब अपना नेट प्रॉफिट निकालती हूँ
तो मैं इसको एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और ये मेरी नेट प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, मेरी नेट प्रॉफिट को कम करता है। तो जब मैं या तो कैश फ्लो बना रही हूँ या मैं फंड फ्लो बना रही हूँ, तो मैं इसको क्या करती हूँ, दोबारा से ऐड बैक करती हूँ, और दोबारा से ऐड बैक करती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, सोर्सेज ऑफ फंड बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा सोर्सेज ऑफ फंड का पार्ट है। इसको मैं ऐड करती हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निधि प्रवाह विवरणी में तैयार करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी वित्तीय विवरणी आधार के रूप में प्रयोग की जाती है। तो अभी तक हम इतने तेज से चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहे हैं कि दो बैलेंस शीट के बीच का डिफरेंस देखते हैं जी। तो बैलेंस शीट के आधार पर ही क्या हमारा तैयार किया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कैश फ्लो कोई बेसिस नहीं है, पीएनएल अकाउंट कोई बेसिस नहीं है, और ट्रायल बैलेंस भी कोई बेसिस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैलेंस शीट के आधार पर हमारी ये तैयार की जाती है। बोला इन फंड फ्लो एनालिसिस डिक्रीज इन करंट असेट्स विल, कि डिक्रीज करंट असेट्स में कब होगा। देखो अभी हमने एक वो पढ़ा है कि डिक्रीज कब होगा करंट असेट्स में। अगर करंट असेट्स से तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का सीधा सा संबंध है ना। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। ये एक नॉर्मल चांसेस है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर मैं बात करूं फंड फ्लो स्टेटमेंट की, किसकी बात करूं मैं, अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर अगर हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रही हो, क्या कर रही हो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रही हो, तो भी हमारा क्या होता है कि हमारी करंट असेट्स डिक्रीज करती है। करंट असेट डिक्रीज करने पर भी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा विवाद है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, अगर करंट असेट डिक्रीज हो रही, लेकिन कुछ पार्ट्स में अगर फंड फ्लो की पार्ट में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है अगर हमारी करंट असेट डिक्रीज हो जाती है तो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास देखो कैश भी एक साथ ही कम हो रहा होता है और प्लस हमारी कोई लाइबिलिटीज भी कम हो रही होती है। नहीं तो आप आगे कहोगे मैडम ऐसे कैसे, है ना। कैश भी कम हो रहा होता है, लाइबिलिटीज भी कम हो रही होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों ही कम हो रही होती हैं, जिसके कारण क्या होती है, हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, अब हमारा इसमें से कौन सा ऐसा है कि वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो बोल रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा जी, रॉ मटेरियल करा क्रेडिट पे करा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेमेंट करिए आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो देखो कैश भी गया और हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब लाइबिलिटीज भी गई, तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इससे। ठीक है, फिर हमारा बोल रहा है रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, तो यहाँ पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर बोला सेल ऑफ फिक्स असेट्स फॉर कैश, बोल रहा है फिक्स असेट्स फॉर कैश, तो एक तरफ से तो हमारी असेट्स कम हो रही है और एक तरफ से हमारा कैश कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बोलो देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, देखो हमारे पास क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास तो कैश जा ही नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, स्टॉक आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हमारी क्या होगी, करंट असेट्स इंक्रीज होगी, और जहां मेरी करंट असेट्स इंक्रीज होगी वहां पर क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि निधि प्रवाह विवरणी में मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, मतलब कहां पर केंद्रित होता है। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा चेंज इन वर्किंग कैपिटल और सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड पर, ये पूरा पूरा क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये पीवाई क्यू है, इट्स अ पीवाई क्यू, ध्यान से करना। बोल रहा है कार्यशील पूंजी पर प्रभाव कौन सा नहीं डालेगा। बोल रहा है आपको कैश मिल रहा है डेटर से, ठीक है जी। अब डेटर थे 100 रुपए के, मैंने बोला डेटर है मेरे 100 रुपए के, और उस डेटर ने मुझे कैश भी दे दिया 100 रुपए का, तो इधर से तो मेरी डेटर खत्म हो जाएंगे, कैश आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। बोल रहा है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये तो मेरा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो मेरा वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगा। फिर बोला इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अब इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं तो इससे मेरा कोई वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां तो करंट और नॉन करंट करंट की बात हो रही है ना, तो ये तो नॉन करंट वाला है। फिर बोला रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा, तो मतलब फर्स्ट वाले पे पड़ेगा, जहां फर्स्ट वाले पर मतलब इन सब पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से हमारा कैश खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारे एक तरफ से हमारा कैश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से हमारे डेटर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों चीजों में तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फंड फ्लो स्टेटमेंट की तैयारी में फंड के रूप में उपयोग की जाती है। फंड की
रूप में उपयोग की जाएगी कौन सी अवधारणा? करंट असेट्स की अवधारणा यूज करते हैं क्या? नहीं जी। कैश की? नहीं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की? नहीं। वर्किंग कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं, इसके अंदर चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी, हो सका ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित में से कौन सा फंड के स्रोत का परिणाम देगा? बोला सोर्सेज ऑफ फंड कौन सा देगा। अब मैंने बोला इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब मुझे सोर्स देखने हैं, क्या देखने चाहिए मुझे? सोर्सेज देखने हैं कि मेरे पास पैसा आ कहाँ से रहा है। मैंने बोला मेरी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो मैंने करंट असेट्स इंक्रीज करी है, तो क्या होगा? मेरे पास से कैश भी तो गया होगा, कैश भी तो गया होगा, तो ये तो मेरा यूजेस दिखाता है। अगर मेरी करंट असेट्स इंक्रीज कर रही है तो मेरा क्या होता है? यूजेस फंड होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि करंट असेट्स में कमी हो रही है, बिल्कुल जी। मान लो डेटर कम हो गए, मान लो मेरा स्टॉक कम हो गया, तो मेरे पास क्या होगा? पैसा मेरे पास आएगा, फंड क्या होगा? मेरे पास आएगा, फंड आएगा। तो ये तो मेरा मतलब मेरा सोर्सेज ऑफ फंड में जाता है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज क्या होगी? जब मेरे को कोई पैसा उधार देगा, मान लो मैंने कहीं से लोन लिया हो, या मैंने इशू किया हो शेयर, या फिर मैंने किसी के डिबेंचर लिए हो, तो मेरी एक तरफ करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, तो मेरे पास क्या होगा? पैसा भी आएगा, तो ये भी मेरा सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज तो क्या है? एक तरफ मेरी लाइबिलिटीज जा रही है, दूसरी तरफ से मैं कैश भी दे रही हूँ, तो ये तो मेरा सोर्सेज फंड नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का अर्थ क्या है जी? तो फंड का अर्थ तो हम चिल्ला चिल्ला के स्टार्टिंग वाले पेज से ही पढ़ के आए हैं। फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस। क्या जी? वर्किंग कैपिटल में चेंजेस। तो डी वाला आंसर मेरा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज अ यूज ऑफ फंड इन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सब में से कौन सा वाला हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेस को दिखा रहा है? अभी मैंने सोर्सेज का तो मैंने आपको बता दिया, अब यूजेस का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। तो आज की क्लास मेरी इतनी ही, और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको मैं फंड फ्लो चैप्टर अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मेरा जो आगे का प्लान मेरा ये कह रहा है कि मैं आपको पीवाईक्यू के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, हम अगर डेली डेली अगर हम सॉरी अगर हम डेली मेरा है कि अगर मैं डेली 25 क्वेश्चन भी अगर हम डेली करेंगे, सॉरी कहाँ जा रहा है ये, तो अगर हम डेली 25 क्वेश्चन भी अगर हम डेली कर रहे हैं पीवाईक्यू में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है जी, अगर डिफरेंट डिफरेंट हम कर रहे हैं तो हम 25 कॉन्सेप्ट डेली क्लियर करेंगे अपने। और आज की अब मुझे लगता है ज्यादा समय तो बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो भी पीवाईक्यू पे तो मस्ट ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर क्योंकि नेट का सिलेबस अथाह भंडार है, समुद्र है पूरा, है ना। चाहे उसमें कितना भी डूब ले, लेकिन वो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन स्मार्ट अप्रोच हमारी ये कहती है कि अगर हम पीवाईक्यू बेस पे अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो हम आसानी से अपना कॉन्सेप्ट भी वो चीजें भी कर लेते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि पीवाईक्यू जो जान डालते हैं हमारी तैयारी में, वो कोई और चीज जान नहीं डालती, ठीक है। तो देखते हैं बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको अभी अकाउंटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट हो रहा है। ये भी बताना कि डाउट कौन कौन से टॉपिक में है, कि मैं आपको क्लास फिर उसी की प्रोवाइड करूं। बाकी मेरा प्लान ये है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास से 25-25 एमसीक्यू कराऊं, कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आऊं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा खासम खास सपोर्ट आपका दिख नहीं रहा है। 2-4 बच्चे हैं जो मतलब कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस को, बाकी तो पता नहीं। तो अगर आपको अभी कोई चीजें ऐसी मिल रही हैं जो जी जान के साथ पढ़ा रहा है, आपको बिना किसी कॉस्ट के पढ़ा रहा है, आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको जरूर अप्रिशिएट करें। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं नेक्स्ट क्लास मेरी वैसे पीवाईक्यू बेस होगी, जिसमें मैं दिसंबर 2025 जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है दिसंबर 2025 के पीवाईक्यू कराऊंगी आपको। डेली 25-25 क्वेश्चन का सेट करेंगे, तो हम 4 दिन में एक पेपर को सॉल्व कर लेंगे, और इस हिसाब से हम बहुत सारे पेपर अपने एग्जाम तक सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की तैयारी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप जरूर से पूछिए। टेलीग्राम चैनल में बार बार कह रही हूँ जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई नहीं कराता होगा जितनी हम लोग करा रहे हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, है ना। तो आप जरूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच, और कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।